What matters the most? भारत मैटर्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना सिंपल साउंड करता है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसे समझना उतना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि ये एक हाईली डायनेमिक सब्जेक्ट है, बहुत चेंज होता हुआ सब्जेक्ट है। अब यूक्रेन रशिया का ही एग्जांपल ले लीजिए। इसमें हर तरह के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के प्रेडिक्शंस फेल होते नजर आए। न रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर पाया, न यूएस या उनके नेटो नेशंस रशिया पर लगाम लगा पाए। यूएसए ने G7 देशों के साथ मिलकर, जिसमें यूएसए के अलावा यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देश शामिल हैं, रशिया पर ढेर सारे इकोनॉमिक और बिजनेस सैंक्शंस तक लगाकर देख लिए। ऐसे में एक बार फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के जानकारों का यही मानना था कि जल्द ही इन सैंक्शंस के आगे रशिया घुटने टेक देगा। लेकिन इस कहानी में भी अब एक ट्विस्ट आ रहा है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ नई रिपोर्ट्स की माने तो रशिया को तोड़ने के लिए एकजुट हुआ G7 खुद ही टूटने वाला है, क्योंकि G7 के एक सदस्य जापान ने यूएस और G7 दोनों के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहीं ना कहीं जापान को ये रास्ता नॉन अलाइंड इंडिया ने ही दिखाया है। साथ ही अब ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जापान के इस मूव के बाद शायद उसके पीछे पीछे यूरोपियन यूनियन भी यूएसए के प्रभाव से निकलकर अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लेने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन सा रास्ता है जो इंडिया जापान को दिखा रहा है। कैसे जापान यूएस और G7 को छोड़कर इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के गेम को एक बार फिर पलटने वाला है, और किस तरह यूरोपियन यूनियन अपनी जरूरतों को आगे रखते हुए यूएस के प्रभाव से बाहर निकलकर फैसले ले रहा है। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के छिड़ते ही यूएसए लेड G7 देशों ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस और एम्बार्गोस यानी प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी थी। यहां तक कि रशिया के ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए उसे स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से भी निष्कासित कर दिया गया था। दरअसल स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए वर्ल्ड वाइड बैंक्स को गेटवे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दुनिया भर के देश आमतौर पर नेचुरल रिसोर्सेज और इंटर बिजनेस ट्रेड और ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं। ऐसे में रशिया के लिए ये प्लेटफॉर्म एशिया से लेकर यूरोप तक होने वाले उसके नेचुरल गैस एक्सपोर्ट के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण था। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने भी अपने 27 मेंबर कंट्रीज को रशियन ऑयल की प्राइस $60 पर बैरल पर कैप या लिमिट करने के लिए प्रतिबंध किया था, जिसमें G7 के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना सहयोग दिया। उनका रीजन था कि इससे मॉस्को का ऑयल रेवेन्यू घटेगा, जिससे वो यूक्रेन के वॉर को फंड नहीं कर पाएगा। जबकि उनके अनुसार साथ ही साथ इस कदम से दुनिया में ऑयल के ग्लोबल प्राइसेस और सप्लाईज भी स्टेडी रहेंगे। इसी डायरेक्शन में 5 दिसंबर 2022 से वेस्टर्न शिपिंग और री इंश्योरेंस कंपनीज को इस प्राइस कैप के ऊपर बिक रहे रशियन ऑयल को हैंडल करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा करके नॉन EU मेंबर्स को इस प्राइस कैप के ऊपर रशियन ऑयल और नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन इस तरह के सारे कार्गोस के इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा हैंडल किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। असल में इन सब स्टेप्स के जरिए यूएस रशिया की मनी सप्लाई को पूरी तरह ब्लॉक करना चाहता था, जिसे और इफेक्टिव बनाने के लिए यूएसए और यूरोपियन यूनियन लगातार भारत पर भी दबाव बनाते रहे कि हम भी रशिया से अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ लें। यहाँ तक कि इंडिया को रशिया के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज तोड़ने के लिए न सिर्फ यूएस और EU की गवर्नमेंट द्वारा प्रेशराइज किया गया, बल्कि पूरी वेस्टर्न मीडिया भी इसी सवाल को तलवार बनाकर एक के बाद एक इंडिया पर प्रहार करती रही, जहां लगभग हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उनका एक ही स्टैंड था कि इंडिया में आ रहे रशियन ऑयल और गैस इंपोर्ट्स रशिया यूक्रेन वॉर को फंड करने का काम कर रहे हैं। तो आखिरकार इंडिया इससे पीछे क्यों नहीं हट रहा? लेकिन भारत ने किसी भी दबाव में आए बिना अपना स्टैंड फर्म और स्टडी बनाए रखा। इस कॉन्टेक्स्ट में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर सर का एक इंटरव्यू आपको याद होगा, जिसका टाइटल था इज ओनली इंडियन मनी फंडिंग द वॉर। Then tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? जहां उन्होंने अपने तीखे और बेबाक जवाबों से वेस्टर्न मीडिया को उनके डबल स्टैंडर्ड्स और अपनी सच्चाई का आईना दिखाया था। और दोस्तों, इंडिया ने ये स्टेप सिर्फ वेस्ट के अगेंस्ट जाने के लिए नहीं लिया,
बल्कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग और इंपोर्टिंग नेशन है, जो अपनी क्रूड ऑयल नीड्स का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पहले इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट का 60% से ज्यादा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से पूरी करता था। एनर्जी कार्गो ट्रैकर वॉर्टेक्सा के पब्लिश डेटा के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत रशिया से केवल 36,255 बैरल्स पर डे इंपोर्ट किया करता था, जबकि उस दौरान भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टिंग पार्टनर इराक भारत को क्रूड ऑयल के 1.05 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट करता था। इसके उलट 2022 के महीनों में भारत ने रशिया से लगभग 1.19 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल पर डे इंपोर्ट किया। रशिया के साथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए इस ऑयल इंपोर्ट के पीछे इंडिया का तर्क साफ था, और वो ये था कि हम अपने निजी हितों को देखते हुए वहीं से अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे जहां हमें फायदा होगा, जहां से हमारी जनता को फायदा होगा। और ऐसा हुआ भी। रशियन ऑयल की मदद से न सिर्फ इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर और ओपेक द्वारा क्रिएट किए गए स्लोडाउन के कारण ग्लोबल मार्केट में क्रिएट हुई वॉलेटिलिटी से खुद को बचाया, बल्कि साथ ही साथ हमने अपने इंपोर्ट बिल्स को कम करने और इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स को भरने का भी काम किया। और इंडिया की इसी डिप्लोमेटिक अवेयरनेस को अब जापान भी एड्रेस कर रहा है, जिसके चलते यूएसए का एक क्लोज अलाई माने जाने वाला जापान अब इंडियन एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए रशिया की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर हम जापान के एनर्जी स्ट्रक्चर पर गौर करें तो हम पाएंगे कि उसके पास अपने खुद के फॉसिल फ्यूल्स ना के बराबर हैं। ऐसे में अपनी एनर्जी नीड्स और रिक्वायरमेंट के लिए वो इंपोर्ट्स पर ही हैवीली रिलाई करता है। यही कारण है कि अब वो खुद ही G7 और यूरोपियन यूनियन द्वारा रशिया पर इंपोज किए गए इन सैंक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा है। इसी का नतीजा है कि सितंबर 2022 से ही वो रशिया से $60 पर बैरल कैप से हायर रेट्स पर ऑयल परचेज कर रहा है। यही नहीं, जनवरी फरवरी 2023 के 2 महीनों में जापान ने रशिया से अराउंड 7,48,000 ऑयल बैरल्स परचेज किया, जो कि अप्रोक्सीमेटली $70 पर बैरल के रेट पर था। हालांकि रशिया से ऑयल परचेज करने के पहले जापान ने यूएसए से $60 की कैप लिमिट ब्रीच करने के रिगार्डिंग एग्जम्पशन ले लिया था, मगर उसके इस स्टेप से अमेरिकन कैंप और खासतौर से G7 कैंप की एकजुटता में थोड़ी कमी जरूर देखी जा सकती है, खासतौर पर जब मई 2023 में होने वाले G7 समिट को जापान का हिरोशिमा होस्ट करने वाला है, और जिसे लेकर हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने कहा है कि जापान कीव को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड है। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट का तो यहाँ तक मानना है कि जापान की रशिया पर इस डिपेंडेंसी की वजह से जापान पास्ट में पूरी तरह यूक्रेन के साथ खड़ा नजर नहीं आया है। दरअसल जब सारा G7 और वेस्टर्न ब्लॉक रशिया से लोहा लेने के लिए यूक्रेन को एडवांस से एडवांस वेपन सप्लाई कर रहा था, तब जापान अकेला ऐसा G7 नेशन था जिसने यूक्रेन को कोई भी लीथल वेपन सप्लाई नहीं किया था। वहीं इसके पहले भी बीते साल 16 सितंबर 2020 को जापान ने अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव करते हुए 10 सालों के बाद अपनी न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिलीज की थी। इसके साथ ही उसने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग NSS यानी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और डिफेंस बिल्डअप प्रोग्राम को भी अडॉप्ट किया था। इस पॉलिसी को रिलीज करते हुए जापानीज फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा ने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्डर का फाउंडेशन ऑलरेडी शेक हो चुका है और वर्ल्ड एक हिस्टोरिक क्रॉसरोड पर खड़ा है। ऐसे में जहां जापान अब तक अपने डिफेंस के लिए यूएस पर ही डिपेंड करता था, वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स प्लस, क्वाड और आसियान जैसे रीजनल ग्रुप्स का साथ तलाश रहा है। और ये बड़ी जाहिर सी बात है कि ये तलाश उसे यूएसए और G7 से दूर ले जाती दिखाई देती है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स में जिस तरह यूएसए का दबदबा कम हुआ है और ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर में यूएसए की स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल हुई हैं, उन्हें देखते हुए चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे आक्रामक पड़ोसियों के बीच बैठा जापान अब किसी एक गुट या किसी एक सो कॉल्ड पावर पे भरोसा नहीं करना चाहता है, खास करके तब जब उसके ये पड़ोसी उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दखल देते नजर आते हैं, तो कभी न्यूक्लियर पावर का डर दिखाते हुए। ऐसे में जापान अपने बेनिफिट्स और फ्यूचर सिक्योरिटी को देखते हुए खुद के दम पर अपने सोवरेन डिसीजंस लेना चाहता है। यही कारण है कि लगातार उसकी ओर से यूएस लेड कन्वेंशनल फ्रेमवर्क को रीअरेंज करने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं ना कहीं इंडिया की ही पॉलिटिक्स से मेल खाती नजर आ रही है। लेकिन अगर हम इस पूरे खेल को एक टॉप व्यू में देखें तो हम पाएंगे कि शायद इस मैट्रिक्स में जापान इंडिया के अलावा एक लौता प्लेयर नहीं है, बल्कि शायद जल्द ही वी फर्स्ट और रिक्वायरमेंट फर्स्ट के इस खेल में दूसरे छोटे बड़े बहुत से खिलाड़ी एंट्री ले सकते हैं। और कौन है वो, आइए देखते हैं। दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ा है तब से यूएसए यूक्रेन का प्राइम सपोर्टर दिखने की कोशिश कर रहा है, जहां वो G7 और नेटो के साथ साथ पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को
एकजुट करके रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगा रहा है। लेकिन इस सब के बीच भी रिसेंटली रिलीज मीडिया रिपोर्ट से ये बात सामने आती है कि यूएसए खुद अपने सैंक्शंस और एम्बार्गोस को बाईपास करके इंडिया के थ्रू रशियन रिफाइंड ऑयल परचेज कर रहा है। और इन सैंक्शन का सबसे बड़ा खामियाजा यूरोपियन यूनियन को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते कोविड लॉकडाउन में चरमराई यूरोपियन इकोनॉमी एक कंप्लीट कोलैप्स की ओर बढ़ रही है। हालांकि रिसेंटली इसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, पर बढ़ते प्रोटेस्ट और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन अभी भी यूरोप को काफी परेशान कर रहे हैं। यही नहीं, एनर्जी फेलियर, पावर शॉर्टेज, लैक ऑफ हीटिंग फ्यूल और बढ़ते प्राइसेस के बीच यूरोप में कभी भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज के लिए रशिया का ऑल्टरनेटिव गैस सप्लायर ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल रशिया से आने वाली नेचुरल गैस न सिर्फ बाकी ग्लोबल प्लेयर से सस्ती है, बल्कि रशिया से यूरोप के बीच गैस या ऑयल को भेजने का एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, जो टाइमली और कंटिन्यूअस बेसिस पर डिमांड्स को यूरोपियन देशों में पूरा करता आ रहा था। अब ऐसे में अगर कोई यूरोपियन देश रशिया के बजाय किसी मिडिल ईस्ट नेशन से क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस इंपोर्ट करना भी चाहे, तो उसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल पैरामीटर पर काम करना होगा, जो एक टाइम टेकिंग और कॉस्टली अफेयर है। दूसरी तरफ बढ़ते एनर्जी प्राइस का रिकरिंग इफेक्ट अब बाकी एसेंशियल कमोडिटीज में भी देखा जाने लगा है। यूरोप में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों अपने चरम पर पहुंच रहे हैं। इसके चलते जीडीपी और यूरोपियन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ती देखी जा रही है। हालांकि बीते एक क्वार्टर में यूरोपियन इकोनॉमी संभली जरूर है, लेकिन इकोनॉमिक एनालिस्ट का मानना है कि समूचा यूरोप एक सोवरन डेट वोल्केनो पे बैठा हुआ है, जो इस बदलते ग्लोबल पॉलिटिकल डायनामिक्स के बीच यूरोपियन यूनियन के लिए एक बड़ा खतरा बनकर कभी भी उभर सकता है। यही कारण है कि मार्च 2023 में रिलीज हुए यूरोपियन पार्लियामेंट रिसर्च नोट के मुताबिक रशिया पर लगाए जा रहे इन सैंक्शंस के यूरोपियन इकोनॉमीज पर होते इल इफेक्ट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ते रिपल इफेक्ट्स की वजह से अब यूरोपियन यूनियन रशिया के अगेंस्ट और कोई हार्डर सैंक्शन इंपोज नहीं करना चाहता। यही नहीं, जहां 2021 में यूरोप ने रशिया से 16 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एलएनजी रिसीव की, वहीं 2022 में ऑनगोइंग वॉर के बीच भी डिलीवर्ड रशियन एलएनजी की वैल्यू बढ़कर 22 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हो गई है, जो वेस्ट का क्लियर डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। वहीं रशिया से यूरोपियन यूनियन को होने वाले केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल में भी 2021 के मुकाबले 2022 में 40% तक का इंक्रीमेंट देखने को मिला। साथ ही ग्रीन पेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस लगातार रशिया से एनरिच्ड यूरेनियम इंपोर्ट कर रहा है। वहीं बेल्जियम, जहां वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायमंड ट्रेडिंग हब एंटवर्प मौजूद है, उसने भी G7 और यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट जाकर रशियन डायमंड्स में डील वैसे ही जारी रखी है जैसे पोस्ट वॉर पीरियड में थी। इसी बीच हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने भी रशिया के अगेंस्ट लगाए जा रहे इन सैंक्शंस के खिलाफ कैंपेन किया था, जिसमें उन्होंने इन सैंक्शंस या प्यूनिटिव मेजर्स को बॉम्ब से कंपेयर किया था, जो हंगरी की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इन्हीं सब स्टेप्स और यूरोपियन देशों पर पड़ते दबाव को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना नजर आती है कि देर सवेर ही सही, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर जापान और इंडिया का रास्ता अपना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकन हेजेमनी को होगा, जो ऑलरेडी कई डेंट खा के बैठी है। दोस्तों, ये देखना इंटरेस्ट होगा कि एक ऐसे टाइम पे जब लगातार यूएसए के स्ट्रॉन्ग एलाइज दुनिया के दूसरे पोल ऑफ पावर्स की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस समय में यूरोप अपनी हेजेमनी को बचाने के लिए क्या करता है, और जापान और यूरोपियन यूनियन जैसे देश जो ग्लोबल ऑर्डर में प्रोमिनेंट फिगर माने जाते हैं, अगर वो एक ऐसे स्टेप को ले रहे हैं जहां पे वो अमेरिका के स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर रशिया जैसे पार्टनर्स को चूज कर रहे हैं, तो ये डेवलपिंग वर्ल्ड को भी एक बड़ा मैसेज देता है कि इस प्रोग्रेस के स्टेज में वो किसको चुने और कैसे चुने। और ऐसे समय में शायद हमारा भारत उनके लिए एक रोल मॉडल साबित होगा, जिसने बिना किसी यूएस से, बिना किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में आए बिना अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करा और दुनिया के दोनों तबकों के बीच बैलेंस ऑफ रिलेशंस बनाकर रखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया के बाकी देश भी उस डुओपॉली के समय से निकलकर जल्द ही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर करेंगे, जिसका एक स्ट्रॉन्ग पोल या कहूँ स्ट्रॉन्गेस्ट पोल हमारा प्यारा भारत भी होगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, द 21st century geopolitics changed the concept of our internet into my internet. Justify this statement by highlighting India's stand to go against US sanctions on Russia and buying crude oil from the latter.
एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।